से वो बंद चालू हो जाए। एंड अमित शाह प्रॉमिस दैट मैं इतने 1000 करोड़ में डालूंगा एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। लेट्स आस्क निजाम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, निजामुद्दीन रहीम साहब। निजामुद्दीन रहीम साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो सर। बहुत मजा आता है आपके साथ बात करके। तो राहुल गांधी साहब ने ब्रसल्स में कहा, बेल्जियम में, कि भाई देखिए हमें तो हर नाम पसंद है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान भी पसंद है, भारत भी पसंद है, इंडिया भी पसंद है। अब ये नाम क्यों बदलना चाहते हैं मालूम नहीं, आपको क्या लगता है क्यों नाम बदलना चाह रहे हैं सर? पहले से नाम तो है ही भारत हमारा। अरे हिंदी में तो भारत ही बोलते हैं। नहीं, अब मोदी जी को ये डर है कि जिस तरह से पूरे देश में बदलाव हो रहा है। सर जरा जोर से बोलिए प्लीज। जिस तरह से राहुल गांधी की वजह से आप देश में बदलाव हो रहा है जी, हो रहा है। तो मोदी जी एंड उनकी मंडली को ये लगने लगा है कि अगर इंडिया नाम रहेगा तो उसका जो है पब्लिक में एक अच्छा इम्पैक्ट होगा और लोगों को नाम याद करने में आसानी होगी और उसका असर चुनावों में पड़ेगा, तो इसके लिए उसका बेनिफिट होगा। इस डर के मारे मोदी जी और उनकी मंडली जो है उन्होंने रातों रात एक प्रपोजल लाया कि देश का नाम बदल दो। तो भाई कितने जगहों पर नाम बदलेंगे? राहुल गांधी कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं। इस देश में मेरा ख्याल दुनिया में अकेला देश है जिसके बहुत सारे नाम है। आर्यवर्त नाम है, हिंदुस्तान नाम है, भारत नाम है, इंडिया नाम है। तो अब सब चीजों को खत्म करके एक जगह लाना इतना कोई आसान तो है नहीं। ये कोई शेख चिल्ली का काम नहीं है कि आज कह दिया कल हो जाएगा। अरबों अरबों डॉलर से ज्यादा पैसा इस नाम को बदलने के बाद दूसरी चीजें करने को लगेंगी। तो देश को तबाह करने का अगर प्लान मोदी जी लेके आ रहे हैं तो ये पूरी दुनिया देख रही है। राहुल गांधी ने तो अच्छी बात कही। और हमारा जो अलायंस का जो गठबंधन बना है, जिसका इंडिया बन रहा है, उसमें जो है आई डॉट या ना डॉट आई डॉट या ना, तो उसके अंदर डॉट डॉट है। अब कोई आदमी पढ़ रहा है अगर इंडिया, तो आप कितनी चीजों को आप खत्म करेंगे और कितनी चीजों को बदलेंगे? इससे उनको कोई राजनीतिक भला नहीं होने वाला। इसका फायदा राहुल गांधी और लेकिन जो पोस्टेज स्टैंप होती है ना साहब, जो पोस्टेज स्टैंप होती है उसमें तो भारत लिखा होता है, इंडिया भी होता है, भारत भी होता है, तो होता ही है साहब। सब जगह लिखा है, सब जगह लिखा है। लोग आज भी जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति की ही बात करते हैं। आज भी लोग बात तो करते हैं, लेकिन जहां अगर जिन चीजों का इन्होंने खुद से कमर्शलाइजेशन जो किया था, अभी एयर इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक में जो है इंडिया, मैं इंडियन करेंसी को आदेश देता हूं। ऐसे जितनी चीजें हैं कितनी चीजों को आप बदलने तो जाएंगे, एयर भारत हो जाएगा। हाँ, तो ये सब चीजें, लेकिन अब नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। और अगर क्योंकि अब तो वो टाटा के पास है, रतन टाटा के पास है। तो अब अगर कोई चीज उनको बदलाव करना था तो उसके लिए देश को पहले राजी करो ना। आप अपने मर्जी से डिक्टेटरशिप लाद रहे हैं और डिक्टेटरशिप का रिजल्ट बुरा आएगा। देश पहले से तकलीफ में है। सिर्फ 9 सालों में इतना ज्यादा कर्ज भारत के ऊपर हो गया है कि अगर ये भी अभी जो नई नोट छपकर आई और पुरानी नोटें अभी तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई रखी है, जो छपाई हुई है उसका पैसा सरकार अभी तक प्रिंट का नहीं दे पा रही है। निजामुद्दीन जी, राहुल गांधी बेल्जियम में थे, बाहर थे, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र आज खतरे में है। बोले कि इंस्टीट्यूशंस को बीजेपी लेड गवर्नमेंट अटैक कर रहा है। सिर्फ कांग्रेस लोकतंत्र को यहां पर प्रिजर्व करके सेव कर सकता है, राहुल गांधी जी कहना। राहुल गांधी जी आगे जाके उन्होंने कहा कि मैं गांधी का इंडिया, इंडियाज गांधी, नॉट गोडसेज गांधी। गोडसे का गांधी से मैं बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखता हूं, मैं इंडिया, गांधीज इंडिया। तो ये सावरकर, गोडसे ये वापस आएंगे तो क्या आपके यहां दरार नहीं होंगे निजामुद्दीन साहब? देखिए, हमारे यहाँ दरार होने का सवाल नहीं है, क्योंकि हम जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने हमारा एजेंडा देखा होगा कि जब समिट 3 मुंबई में हुआ तो जो चीजें तय हुई है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तय हुई है। हम किसी के आइडियोलॉजी को बदलने नहीं जा रहे हैं, ना हमें ये अधिकार है कि हम किसी के आइडियोलॉजी को बदले। हमारा काम है, जो इंडिया गठबंधन बना है उसका काम है कि देश को एक स्वच्छ सरकार दे और देश में जो लोकतंत्र का राज होता था उस राज्य को वो बचा कर रखे। अब आप देखिए, अभी आपने अपने सवाल में कहा कि राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आज जिस तरह से सरकारी संस्थानों को तबाह करने का काम ये हुकूमत कर रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज वो कुछ भी निर्णय लेते हैं, आदमी दिन भर वो बहुत बड़ा करप्शन के चार्ज में होता है
और जैसे ही वो बीजेपी के खेमे में जाता है और वो सदस्यता लेता है, सारा करप्शन धुल जाता है और वो उसके ऊपर से सारे मुकदमा हटा लिए जाते हैं। तो ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन एक सेपरेट बॉडी थी, उसका सरकार से संबंध नहीं था, आपने वहां भी बदमाशी शुरू कर दिया। इसके अलावा जो जो स्वायत्त संस्थाएं हैं आप उनको नुकसान कर रहे हैं। तो इसके लिए राहुल गांधी ने जो बातें कही है वो हमेशा सच बात करते हैं। राहुल गांधी झूठ बात कभी नहीं करते और बाद में वो देश देखता है और खुद बीजेपी एक्सेप्ट करती है कि राहुल ने जो कहा है वो होना है। नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी ने कहा था इसका बुरा असर होगा। नोटबंदी के बाद जब कोविड आया तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने कितने बेहतर तरीके से उसको चेंज करने के लिए कहा था, उन्होंने नहीं किया। ये खाली ताली बजवाने में लगे रहे और देश को गुमराह करते रहे। आज भी इनकी मंडली देश को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए ये तयशुदा बात है कि इस देश में बदलाव 2024 में आ रहा है। आप जनता के सामने जाइए। मैं ये निजामुद्दीन राइन कांग्रेस के प्रवक्ता है इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप खुद जाइए, जनता के बीच से सर्वे निकाल कर लाइए। आज उनकी हालत ये हो गई है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में आरएसएस का एक बड़ा घटक, उनके 3 लोग टूट के नई पार्टी का गठबंधन कर रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर 46 से ज्यादा नेता बीजेपी के कांग्रेस में भाग कर आ गए हैं। तो ये बदलाव तो चालू हो गया है। लेकिन निजामुद्दीन रईन साहब, सॉरी प्रदीप, निजामुद्दीन साहब, शिवराज सिंह चौहान साहब की आज की स्टेटमेंट है कि आप मुझे वापस लेकर के आइए और मैं एलपीजी गैस सिलेंडर 450 में दूंगा। तो 15 साल क्या कर रहे थे, क्यों नहीं दिया? आज अगर वो कर्ज में डूबे हुए भारत को और बर्बाद करना चाहते हैं तो 15 साल में क्यों नहीं दिया उन्होंने? अगर वो ये कह भाई वो सरकार में नहीं, अगर ये बात मैं कहूं, मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं जनता से कहूं साहब आपको 400 में सिलेंडर दूंगा, तो जनता सोचेगी भाई इसको मौका देना है। 15 साल जनता ने आपको मौका दिया तो आपने क्यों कब नहीं किया? तब तो आप अपने दोस्तों की मदद पे लगे रहे, तब तो आप लूट रहे थे। आप मध्य प्रदेश को आपने तबाही के कगार पे खड़ा कर दिया। आप मध्य प्रदेश, अरे भाई आप लोगों ने परेशान करके रख दिया ना, इसलिए कांग्रेस ने परेशान करके रख दिया है। 550 रुपए का सिलेंडर आप बेच रहे हैं राजस्थान में, 480 रुपए का सिलेंडर आप दे रहे हैं कर्नाटक में। सर अगर जनता को हम फायदा पहुंचा रहे हैं तो उन्हें भी पहुंचाना चाहिए। उनको तो बजाय ये वादा करने के कि मैं सत्ता में आऊंगा तो करूंगा, उनके पास तो अभी कर देना चाहिए था उनको। जब मोदी जी को लगा कि देश में हम हारेंगे तो रक्षाबंधन पर उन्हें बहनें याद आ गई। जब बहनें याद आ गई तो 200 सिलेंडर में कम कर दिया। तो जब भाई याद आ जाएंगे तो 400 कम कर देंगे ना। अभी तो उनको सिर्फ बहनें याद आएंगी। निजामुद्दीन जी, सोनिया गांधी ने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर मोदी को। सोनिया गांधी जी ने कहा कि आपने एजेंडा खुलेआम घोषित नहीं किया कि क्या एजेंडा है स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सोनिया गांधी जी ने आगे जाके कहा लेटर में कि आपके पास एजेंडा नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एजेंडा रखिए। आप प्राइस राइज एजेंडा रखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एजेंडा रखिए, फॉलिंग इनकम्स एजेंडा रखिए, फार्मर्स प्रॉब्लम्स, एमएसएमईज जो बंद हो गए, क्लीन चिट टू चाइना ऑन बॉर्डर इशू, मोडानी स्कैम, मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा है। क्या आप उम्मीद रखते हैं कि मोदी जी इस पर विचार करेंगे या कुछ आगे जाकर इस पे कुछ एक्शन लेगा? कैसे देखते हो आप निजामुद्दीन जी? देखिए, सोनिया गांधी एक जवाबदार नागरिक है इस देश की और उन्हें हमेशा से अच्छी बातें करने का रहा है और उन्होंने हमेशा अच्छे प्लान्स लाए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो संसद में गिर गई थी बीमार होने के बावजूद। गरीबों के राशन का जब प्रश्न आया था और वो संसद में पास होना था, वो उन्होंने किया और वो जिम्मेदारी से लगी नहीं। लेकिन मोदी जी को खुद जानना चाहिए कि जब संसद शुरू होता है तो जो एजेंडा संसद में डिस्कशन होने होते हैं या जो विषय लाए जाने होते हैं वो सारे अपोजिशन के सांसदों को पहले भेजना पड़ता है। एक पैकेट होता है जो सचिवालय स्वयं तैयार करता है और उन सारी चीजों को जनता के सामने जाने के लिए वो सांसदों को भेजते हैं कि सांसद अपना होमवर्क करें और जब पार्लियामेंट में आए और इस पर बहस हो या इस पर चर्चा हो तो उसमें वो बात कर सके। अब आपके मन में बेईमानी है, यानी आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अपोजिशन को रातों रात भी खबर नहीं चले और संसद शुरू होगा और उसी दिन बताएंगे। यानी कोई भी आदमी अगर संसद के उस चर्चा में भाग लेना चाहे तो उसे विषय का ही पता नहीं हो। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक तरह से गलत इस्तेमाल है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं और उसमें लीडर अपोजिशन का पता नहीं है।
उसमें किसी सांसद से चर्चा नहीं है, तो ये तो सब गलत बातें हैं ना। लेकिन इसके पीछे क्या वजह क्या है निजाम साहब, उसके पीछे क्या वजह है? हो सकता है कि जो डिटेल्ड एजेंडा है वो 2 दिन पहले दे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेशल सेशन का पार्लियामेंट के, वो ज्यादातर जो भी विपक्ष के नेता होते हैं उनके साथ मतलब बातचीत हो जाती है कि भाई इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे जो डिटेल्ड एजेंडा आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर ये तक नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? नहीं, इसके पीछे है, मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई बड़ी घटना वो करने वाले हैं। उदाहरण के लिए जो मैंने जो अपने साथियों से बात की और कुछ बीजेपी के नेताओं से भी बात की, वन नेशन वन इलेक्शन पर उनका दिमाग अभी काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि राज्यों की जो ताकतें हैं वो बर्बाद हो जाए, और वो राज्यों को बर्बाद करने के लिए जो 5 राज्यों को इलेक्शन थे और 5 और 7 राज्यों को और जोड़कर लोकसभा चुनाव के साथ कराने की उनकी तैयारी हो गई है। आज मीडिया ने इस बात पर बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया है कि लोकसभा चुनाव के साथ राज्य सरकारों के चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाने की बात होती है और उस पर मोदी जी काम कर रहे हैं, तो ये देश को और बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। इससे ये होगा कि वो अपनी सत्ता पर एक तरह से कब्जा करने की कोशिश है और देश को गुमराह करने और दूसरे राजनीतिक दलों को बर्बाद करने का वो काम करना चाहते हैं। इसलिए बगैर किसी एजेंडे के धोखे से ये काम हो रहा है और ये देश के लिए हित में नहीं है। इसीलिए सोनिया गांधी ने उनको वो एजेंडे भी बताए कि अभी जो देश में लागू है, खास करके मणिपुर का विषय, आज भी मणिपुर में दंगल हुई है, आज भी मणिपुर में हिंसा हुई है, आज भी लोग मरे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जिससे संसद सत्र अगर स्पेशल आप बुला रहे तो ये विषयों को आपको जोड़ना चाहिए। देश किस कगार पर खड़ा है, क्या हालत है, उस पर हमको चर्चा करना चाहिए। अभी उन्होंने एक सम्मेलन किया है G20, तो G20 के सम्मेलन में क्या रिजल्ट निकल कर आया उस पर चर्चा करना चाहिए। आज उस पर आप खुद सोचिए कि बाइडेन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो जाके तुर्किश में भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको जो है किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया। और एर्दोगान जो है वहां के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि धर्म के मामले में भारत के मामला अच्छे नहीं है। तो इन सब चीजों पर चर्चा करने के बजाय अगर खुफिया तरीके से या धोखा देकर लोगों को कोई काम करने वाले हैं तो उनका एजेंडा उनको ही पता होगा। लेकिन ये बताएं, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, जिसमें शायद 5 के साथ स्टेट इलेक्शंस को भी लोकसभा के साथ करा दिया जाएगा, लेकिन वो तो बैकफायर भी हो सकता है ना सर, क्योंकि स्टेट के इलेक्शन में और लोकसभा के इलेक्शन में बहुत फर्क होता है ना निजाम साहब। फॉर एग्जाम्पल जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ तो आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। मतलब यहाँ पर हो सकता है जो बीजेपी को 2019 में लोकसभा की इतनी अपार सीटें मिली थी, शायद स्टेट इलेक्शन की वजह से ना मिले। तो उनको ये मालूम नहीं है क्या? है उनको, लेकिन जो ताकतें हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, बजाय 5 इलेक्शन के नहीं बल्कि बहुत सारे राज्यों के चुनाव वो 5, 7, 8 महीना पहले करा देना चाह रहे हैं। वो तोड़कर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम छत्रपति राजनीति जो है उसे हम खत्म करेंगे। उसमें उनके बीजेपी के भी 2-3 स्टेट आ रहे हैं, ऐसा नहीं वो कुछ नहीं आ रहे, लेकिन ये इस देश के लिए अभी ठीक नहीं है। इस पर पहले वर्किंग हो, पहले काम हो, उसके बाद कोई विषय आए। अभी तो उनको जो 5 राज्यों के चुनाव ऑलरेडी घोषित करना चाहिए था, अब तक आ जाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में ड्यू है। तो बिफोर 6 मंथ कम से कम चुनाव के बारे में प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो वो प्रक्रिया भी अभी नहीं चल रही है, तो खतरा है जो कुछ गलत करना चाहेंगे। निजामुद्दीन जी, G20 बीजेपी कह रहा है कि जबरदस्त सक्सेस है। G20 जबरदस्त सक्सेस है इसलिए कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप और कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप। बीजेपी का कहना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू बी ए $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये सक्सेसफुल जो सक्सेस है G20 का, बीजेपी का कहना है। मगर कांग्रेस का कहना है कि 1 मैन 1 गवर्नमेंट 1 बिजनेस ग्रुप, यही बीजेपी का एजेंडा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे जाके कहा कि आज तक जो भी आपने G20 के एजेंडा में रखे थे, 2014 2018 में मोदी साहब ने कहा कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है उनको देश एक्स्ट्राडिट कैसे करे, मगर
जयराम रमेश का कहना है कि आज भी नीरव मोदी बाहर है, ललित मोदी बाहर है, विजय मल्ल्या बाहर है, चोकसी बाहर है। तो हाउ डू यू सी इट? एक तरफ है सक्सेस ऑफ G20 और दूसरा जो भी डिसाइड किया था उसका कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। हाउ डू यू सी इट? नहीं, देखिए, नतीजा निकलने का कोई विषय ही नहीं आ रहा है ना, क्योंकि G20 में उन्होंने जिस तरह के पैसे की बर्बादी की है, मैं ये कहता हूं कि भारत में सम्मेलन हुआ, उसके लिए भारत को बधाई के पात्र है कि ये सम्मेलन की हमें अध्यक्षता करने को मिला। लेकिन अध्यक्षता करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए था वो कहीं दिख रहा है क्या? विदेशी आकर आपके मुल्क में आपसे सवाल कर रहा है और आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, आप उसके लिए तैयार नहीं है। आप ऐसी क्या चीजें छिपाना चाहते हैं जो किसी को हम बताना नहीं चाहते? एर्दोगान की अगर आपने पूरी स्पीच सुनी हो तो धर्म वाले विषय पर जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है, जिस तरह से लोकतंत्र की तबाही पर बाइडेन ने कहा है, तो ये सब बातें जो G20 में कोई चीज बहुत निकल कर नहीं आया। और देश के लिए G20 कोई नई चीज नहीं है। इंदिरा गांधी ने 43 साल पहले नॉन अलाइंड 82 जो है उन्होंने दिल्ली में किया था। उस जमाने में विज्ञान हो, नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो कॉन्फ्रेंस वहां हुई थी, और 1983 में चोगम हुआ था सर, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। नहीं, 1982 की बात कर रहा हूँ। 1982 में नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस जो है जी दिल्ली में हुई थी सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 1982 में नाम और 1983 में चोगम। मैं चोगम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1982 नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें 80 से ज्यादा मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे यहाँ, और उसमें त्रस्दों से लेकर सारे लोग थे और बहुत सारी बातें उस पर चर्चा हुई। पूरे देश ने देखा कि इंदिरा गांधी की वो ताकत थी जो उन्होंने पूरी दुनिया में, और इनकी ताकत का ये है कि ये तो अपनी जगहों से अपने लोगों को ले जाकर डाका खुद बजवाते हैं। दूसरे मुल्कों में खुद यहाँ से 1000-2000 इंडियंस को अपने ले जाते हैं और उनको वहां दिखाने की कोशिश होती है कि भारत का डंका बज रहा है। तो विश्व गुरु जी तो झूठी बात कर रहे हैं ना। आज देश पूरा कर्जे में डूबता चला जा रहा है। 7 वर्षों में, यानी इनकी जो सरकारें आई हैं, 9 वर्ष के लिए, 1 वर्ष अभी बाकी है, इतना कर्ज हो गए जितना 70 वर्ष तक इस देश में कर्ज नहीं था। ये मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं आप उनसे देख लीजिए, कम से कम 1000 से ज्यादा उद्योगपति अब तक छोड़कर भारत जा चुके हैं, दूसरे मुल्कों में बस रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस मुल्क में सांप्रदायिक शक्तियां जिस तरह से सर उठा रही हैं, आगे उसका रिजल्ट बुरा होगा। तीसरी चीज, अभी आपने जिक्र किया ललित मोदी और दूसरे लोगों का, अभी आपने देखा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तीसरी शादी करते हैं और उसमें ललित मोदी जाकर वहां बैठा है, और ये जो है भारत के सॉलिसिटर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि चोर मौसे और भाभी वाला जो किस्सा है, इनको सारी जानकारी है और उसके बाद उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये अगर उन्हें इच्छा होती और वो बेईमानों को पकड़कर जेल के शीशे में लाना चाहते तो अब तक क्यों नहीं लाए? बजाय लाने के जो लोग हैं उनके लिए भागने का रास्ता बना रहे हो, तो देश में कैसे डेवलपमेंट लाएंगे? निजामुद्दीन जी, गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है, विरोध में है। ये आरोप है आप पर, ये आरोप है कि आप जूनियर स्टालिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जूनियर स्टालिन ने जिस प्रकार सनातन धर्म कहा कि उनको इरेडिकेट करना चाहिए, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, अलग अलग बीमारी है, वैसे ही सनातन धर्म को नष्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस का स्टैंड है क्या? नहीं, कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, माफ करिए। कांग्रेस का स्टैंड यह है कि धर्मनिरपेक्ष भारत हो और धर्मनिरपेक्ष भारत में सभी धर्मों का सम्मान हो। रही बात उनकी बात का, वो कोई हिंदू नहीं है क्या? वो स्टालिन जो है वो हिंदू नहीं है क्या? तो उसमें निजामुद्दीन राय क्या आपको राय देंगे? दूसरी चीज ये है कि जहां तक घमंडिया शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं, उनके जो है उनको लगाम नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को। आज आप देखिए वो किसी भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मिसेस गांधी के लिए जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया जब वो मुख्यमंत्री थे, आपको याद है उन्होंने किस तरह की बेहुदा बातें कही थी? क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो इतनी, जैसे लोग बच्चे कहते हैं कि जब मोदी जी की तस्वीर आती है तो बच्चे हंसते हैं, बंद कर देते हैं, वो कहते हैं कि अभी कुछ भी बकवास करेंगे। तो प्रधानमंत्री की जो एक गरिमा रही है, आप अटल जी का भाषण सुनिए, पूरा देश जो है अटल जी का भाषण सुनता था। इसके बावजूद कि हम लोगों को राजनीतिक विरोध होने के बावजूद अटल जी का भाषण सुनते थे, क्योंकि उसमें बड़ी सभ्यता और शालीनता की बात होती थी।
आज मोदी जी जो भाषण करते हैं, आप देखिए, कोई लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री का भाषण है? आप किसी पढ़े लिखे आदमी से देश में पूछिए तो आपको समझेगा कि वो किस तरह के भाषाओं का प्रयोग करते हैं, और ना वो बल्कि उनके मंत्रिमंडल के साथी भी इस तरह की बातें करते हैं। तो ये इस तरह की चीजें कहना कि सनातन धर्म के लिए गठबंधी जो है गठबंधिया गठबंधन सबको कर रहा है, आज उसमें सारे हिंदू ही है ना। निजाम मुस्लिम साहब। एक महबूबा मुफ्ती और फारूक को छोड़कर कौन है उसमें? तो निजाम सारे साहब। हिंदू ही है ना। निजाम साहब, स्टालिन साहब हिंदू नहीं है, वो बोलते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं ऐसा है नास्तिक कि हूँ। मोदी जी तो सारे दलितों को भी कहते हैं ना। तो जिस तरह की वो इशू है उस पर मोदी जी को बात करना चाहिए। जी, लेकिन तो फिलहाल उसमें कोई लेकिन फिलहाल जहां तक के इंडिया का प्रश्न है, इंडिया अलायंस का प्रश्न है, बार बार जो बीजेपी इंडिया अलायंस का जान करके मजाक उड़ा रही है, कभी आपको इंडिया अलायंस बोलते हैं, कभी घमंडिया अलायंस बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपका प्रभाव नहीं होता तो बीजेपी शायद आपके ऊपर कमेंट करती नहीं। वो तो दूरबीन लगा करके देख रहे हैं आपको कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, ममता बनर्जी कैसे बैठी हैं, कैसे हंस रही हैं, किससे बात कर रही हैं, आप किससे बात कर रहे हो। आपने देखा होगा कि पिछली बार संसद में बंदर कैसे डमरू के लिए पीछे भागता है और मदारी उसको बजाता है, इस तरह के भी हालात संसद में पैदा हुए थे, जहां वो तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे और हाथ से हिला रहे थे, लेकिन उनको ये लगा था कि देश की सारी जनता ने उनको चुन लिया है। लेकिन आज आप हालात देखिए कि कम से कम इस 36 राज्यों में से 11 मुख्यमंत्री तो वहां मौजूद रहे, दूसरे राज्यों के लोगों की भी हालत है कि वहां सत्ता से वो बेदखल हो रहे हैं। अगर ये चुनाव हो जाते हैं 6 महीने के अंदर, तो आप देखेंगे कि 5-7 राज्यों से भी उनकी विदाई हो जाएगी। तो एक तरह से वो पूरे राज्यों से हर जगह उनका सफाया हो रहा है। थोड़े दिन के बाद ये मानसिक बीमार हो जाएंगे जितने लोग हैं, फिर ये अपने सर का पार नोचेंगे, क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि हम मजाक उड़ा रहे हैं। जिन जिन परिस्थितियों में राहुल गांधी का इन्होंने मजाक उड़ाया था, उसी राहुल गांधी की बात को दुनिया ने सुना और उसी पर अमल हुआ, और वही चीजें आज देश में अच्छे से रही हैं। निजामुद्दीन जी, एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के, उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, और उन्होंने बोला कि मैं खुद पूरे लद्दाख में घूम रहा हूं, यहां से 1 इंच लद्दाख का चाइना के पास नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर मिश्रा, उनका कहना था। और आगे जाके उमर अब्दुल्ला, मैं ये भी बोलता हूं 1 मिनट, उमर अब्दुल्ला जी को जब पूछा कि आज कश्मीर का सिक्योरिटी पोजीशन क्या है, बोले कि इस चीज को मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी आज सेफ्टी है कश्मीर में। बिजनेस, उद्योग, होटल, इंडस्ट्री, टूरिज्म प्रोटेक्टेड है, ये सेफ, उनके मन में कोई डर नहीं है, भयभीत नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना, ब्रिगेडियर एलजी का कहना, तो इसको कैसे देखते हो कि 370 आर्टिकल निकालने ये एक सक्सेस था, कैसे देखते हो आप निजामुद्दीन जी? अगर से मैं आपको सीधे से एक ही सवाल के आपके जवाब, और मेरा सवाल कि अगर 370 से सारा सुधार कश्मीर में हो रहा है या हुआ, तो क्या भागे हुए कश्मीरी ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री वहां बसा पाए? मेरे सवाल का सीधा सा जवाब कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री बसा पाए क्या? रही बात हमारे लेफ्टिनेंट साहब की जो कह रहे हैं लद्दाख में कि जमीन जो है चीन ने नहीं लिया है, तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा? जिस देश का बॉस ही झूठ बोल रहा हो, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा हो, पूरी दुनिया ने देखा, सैटेलाइट से दिखाया जा रहा है, फोटो दिखाए जा रहे हैं कि ये सारा का सारा जो है वहां जितना सारा कब्जा जो है चाइना ने किया है, ये सारी चीजें किस तरह से हो रही है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी हमारे दर्शकों को कि राहुल गांधी जी जब लद्दाख गए थे, वी आर शोइंग द ब्रसल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस राइट नाउ, कैन वी आल्सो शो राहुल गांधी राइडिंग अ मोटरबाइक इन लद्दाख प्लीज? आई थिंक वी हैव दैट फुटेज, कैन वी प्लीज शो इट? वहां पर उन्होंने ये कहा कि वहां के जो गडरिये हैं, फॉर एग्जांपल जो भेड़ बकरियां जो चराते हैं और याक वगैरह जो रखते हैं, उन्होंने आकर के राहुल गांधी जी को बताया कि पहले जहां पर हम जा सकते थे आजकल नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे चाइनीज फौज है। ऐसा राहुल गांधी जी को सबने पब्लिकली बोला है, और पब्लिक में बोला है, वो रिकॉर्ड भी हुआ है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है कि असल में क्या है वो, व्हाट इज द रियलिटी? क्योंकि अगर मान लीजिए लद्दाख में, प्रदीप जी,
बहुत बहुत सुनने वाली बात है। Yes, yes. अगर मान लीजिए लद्दाख में जैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो, आई एम श्योर निजामुद्दीन रहीम साहब भी उम्मीद करते होंगे ऐसा ही हो, कि चीन ने 1 इंच भी टेरिटरी हमारी नहीं ली है, तो फिर हमारे आर्मी कमांडर्स आपस में मिल क्यों रहे हैं? हम ये क्यों बोल रहे हैं कि प्री अप्रैल 2021 की जो पोजीशन है वहां पर हम सबको विड्रॉ करना चाहिए? ये बातचीत क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना क्योंकि चीन अंदर आ गया है। Yes. निजाम साहब, चीन अंदर आ गया है, ये बात सिर्फ आज नहीं, संसद के बहस में भी आया और G20 में ये बहस हो सकती थी, इसलिए चीन के लोग शामिल भी नहीं हुए। दूसरी चीज ये कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि हम चाइना के साथ सारे रिश्ते खत्म करेंगे और चाइना के साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। आज भी चाइना के साथ सारे कारोबार हो रहे हैं। आपके सारे में धार्मिक मूर्तियां सब चाइना से बन के आ रहे हैं। आज आप चाइना का कपड़ा आ रहा है, चाइना की सारी चीजें आ रही है, चाइना के कारोबार में इनके मंत्री और इनके लोग उसमें शामिल हैं। खुद डोभाल साहब के जो इनके NIA के हेड हैं उनके लोग उसमें शामिल हैं। तो ये बातें प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं और उसी प्रधानमंत्री की झूठ को सच साबित करने के लिए ये बातें हो रही हैं। आपको 2 चीजें याद होगा कि झूठ बोलने की पूरी मशीनरी इनके पास है। आपने देखा कि संसद में खड़े होकर बड़ी ताकत के साथ जो है अमित शाह ने कहा कि कलावती को जो है सारा सुविधा साधन, सारा उसको घर, पैसा, सारी वस्तुएं बीजेपी और हमारी सरकार ने दिया। दूसरे दिन कलावती चैनल पर आती है, आकर कहती है कि इससे बड़ा झूठ क्या होगा, हमें जो कुछ भी दिया वो राहुल गांधी ने दिया। उससे पहले जब ये भारतीय हमारी यात्रा शुरू हुई थी तो इसी स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी झूठे हैं और वो वहां जो है विवेकानंद जी के उस पर नहीं गए थे। सवेरे उसकी फोटोज आ गई। तो ये झूठ के मशीन है ये सभी, इनकी किसी बात को देश सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है निजाम साहब, एक चीज तो है, एक चीज तो माननी पड़ेगी, और वो ये जो आप कह रहे हैं उसमें एक चीज तो दम है। उसमें क्या है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो भाषण देते हैं, कुछ देते हैं, उनका पूरा ध्यान आकर्षित आप पर होता है, मतलब कांग्रेस पर होता है। अगर भाई आप जो हैं इतने कमजोर हैं, इतने मजाक के पात्र हैं, हंसी के पात्र हैं, तो आपके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? नहीं, वो उनको ऐसा लगता है, उनको चाहते हैं कि वो और फोकस करें। अगर वो इस तरह से, आपने देखा कि जो छवि बनाने के लिए, राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए 10-20 रुपया नहीं, कई हजार करोड़ रुपए बर्बाद करने के बावजूद क्या राहुल गांधी की छवि बिगड़ गई? क्या जो छवि वो बनाना चाह रहे थे देश में कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी को कुछ नहीं आता, क्या वो राहुल गांधी से किसी डिबेट में बैठ सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री? क्या वो किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी कभी लेक्चर पर गए हैं? क्या कभी वो कभी ढंग की अंग्रेजी बोली है, देश को बताया है? तो इस तरह की चीजें अगर जो है मोदी जी करते हैं और देश को धोखा देने की बात कर रहे हैं या किसी की इमेज खराब करने की बात कर रहे हैं, तो पैसा लेके कोई भी मशीनरी करने को तैयार रहती है। जिन मशीनरीज को इन्होंने हायर करके राहुल गांधी की इमेज को बर्बाद करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने सिर्फ एक पद यात्रा से, सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा से इनके हजारों करोड़ को जमीन में रौंद दिया और राहुल गांधी की छवि एक हीरो, सुपर हीरो की बना के रख दिया। और दूसरी यात्रा जिस दिन शुरू होगी, ये अपनी बिलों से भी नहीं बाहर आएंगे और इनके दरवाजे बंद रहेंगे। तो दूसरी यात्रा कब शुरू हो रही है सर? चलते चलते वो भी बता दें। बहुत ही जल्द अगले महीने में आपको निमंत्रण मिलेगा, गुजरात से हम यात्रा शुरू करेंगे, आपको जरूर बुलाएंगे। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच निजाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तरीके से खुल के बात करने के लिए और भी ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू भैया। Our very dear friend Mr. Nizamuddin Rahim, और Nizamuddin Rahim साहब, I mean, whenever he talks about Rahul Gandhi, he becomes really supercharged. Passionate. He becomes I mean, very passionate. these are the young brigade that are totally committed to Rahul Gandhi. That's right. And Totally. And they seem to be very troubled by the way the BJP has been attacking him. So I think that this is exactly what the Congress needs, really speaking. So I think they're doing a good job, all these chaps, which is not bad at all. They are energetic. They are very informative. Yes. You know, they have a deep study on whatever they do. Like we had Balaji Gadi Patil, another spokesperson. We had Hanuman Pawar,
and Dhananjay They're so Dhinakar. well versed with the subjects, and Yes. they have been moving on the ground Right. with farmers' issues, various other issues. So when you talk to them, actually, the whole nation is gathering information. Because जो उन्होंने हाईलाइट कर दिया था हमसे कि ये जो ₹1 क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप Yes. इंश्योरेंस, मैं पूरे हनुमंत पवार हनुमंत पवार साहब बिल्कुल। कहे कि वो पूरे पूना में घूम करके आए पुणे में, Yes, yes. और उनको वो इंश्योरेंस ऑफिस नहीं मिला जिस इंश्योरेंस कंपनी का नाम था, मतलब और एक ऑफिस मिला, 3 दिन बाहर घूम के अंदर बाहर अंदर 3 दिन ये सब चक्कर काटने के बाद दे से दैट ये यहाँ का नहीं है जी। So there has to be a lot of clarity, and the issues that he raised. How will a poor farmer who is been affected by this famine, heavy rains or no rains or drought, how is he going to have the net? जी। नेट वो कैसे नेट उनके पास रहेगा कि इस चीज को वो कनेक्ट करके ऑनलाइन कंप्लेन करे, पंचनामा हो? इट्स अ बिग चैलेंज। आई मीन द गवर्नमेंट विल हैव टू रियली देखिए साहब, जहाँ तक इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस का सवाल है, बाकी सब चीज़ों का सवाल है, अगर क्रॉप इंश्योरेंस प्रदीप जी इतनी अच्छी तरीके से काम कर रही होती तो आज की तारीख में मराठवाड़ा में, विदर्भ में इतने ज़्यादा किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते। सीधी सादी बात है। यस यस। तो मतलब ये कहना कि भाई हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे हनुमंत पवार साहब हम लोगों को बता रहे थे, वो उन्होंने 3 दिन लगा दिए, 2.5 दिन लगा दिए इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर ढूंढने में, पीक इंश्योरेंस के लिए, और वो इंश्योरेंस का दफ्तर है कहाँ किसी को मालूम नहीं है, आज तक इंश्योरेंस नहीं मिली है उनको। मतलब दिस इज लाइक टेरेबल। नाउ एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द alright, we had him, I think. We had Mr. Matole with us, and now suddenly he's been disconnected again. I don't really know why. Mr. Amol Matole was with us, and he's been disconnected. So I hope he'll be connected again from the NCP, Nationalist Congress Party. I hope we are able to get him back on again. But the other major issue, Pradeep ji, is the matter of Maratha reservation. जहाँ तक Maratha reservation का सवाल है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? हर जगह पे जो अलग अलग तबके हैं मराठा कास्ट के, जिसमें 96 तबके, 96 कास्ट हैं जिसमें, बिल्कुल कास्ट है, हर एक की अपनी अपनी राय है। यस यस। और हर एक को ये बोल रहा है कि सिर्फ कुनबी जो हैं, सिर्फ उन्हीं को फायदा क्यों मिले, बाकी सबका क्या? नंबर 1। और नंबर 2, जो कुनबी पहले से ही ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये नए कुनबी कौन है जो आ गए ना। That is a very complicated issue. ये Sir, बहुत various आसान नहीं sections होगा। of the Maratha communities working with different agenda. They all want one common issue is that हमको reservation चाहिए। जी। हमको, but we don't want from the OBC already existing quota. Yes. Now, the government has probably failed to give them a proper, clear understanding that this can happen only there Yes. in the center. Now, within the Maratha community also, कुछ लोगों का कहना है कि we are not Kunbis. Are you going to give Kunbi certificates to Marathas? We are Marathas. So ये जितने लोग हैं, कोई जल समाधि कर रहा है, कोई रोड पे आंदोलन कर रहा है, कोई today in fact Mr. Anil Deshmukh also was in Yes, protest. कोई यज्ञ करवा रहे थे। Yes 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 yes. मतलब तो जहाँ तक मराठा आरक्षण का प्रश्न है, ये मुझे लगता है कि ये मूवमेंट बहुत बड़ी होने वाली है प्रदीप जी। मतलब ये आसान नहीं है ये। मतलब आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस गवर्नमेंट माइट फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस एंटायर सिचुएशन। No, मुझे ऐसा लग रहा है। even now they can't even control Jarange Patil. I mean, जलना जो आंदोलन चल रहा है, मराठा आंदोलन, they जी। couldn't control him. I mean, he is not listening to anything. वो बोले कि नहीं, आप मुझे बोलो कब दे रहे हो। हाँ, बाकी सब चीज़ें छोड़िए, क्योंकि क्या है, सील्ड एनवेलप वो सेंड टू हिम एंड ऑल दैट, और उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये सील्ड एनवेलप वगैरह नहीं चलेगा, सबके सामने आकर के अनाउंस कीजिए। तो देखिए ना प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, कुनबी हो गए, दांगड़ हो गए, लोहार हो गए, सुतार हो गए, भंडारी, ठाकर, ये सब लोग जो हैं, सभी लोग मराठा में आते हैं। तो बाकी सबका कहना हमारा क्या? सिर्फ कुनबी को आप दे रहे हैं, बाकी सबका क्या? और कुनबी में भी आप नहीं दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे आप? क्योंकि यू हैव टू हैव प्रॉपर प्रूफ ऑफ द लास्ट 3 जनरेशंस। Yes. 3 जनरेशन का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई हम कुनबी हैं। बिल्कुल। आज हम मराठा हैं, मराठा कैटेगरी में आते हैं, लेकिन असल में हम कुनबी हैं। तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आई डोंट नो हाउ द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड। इन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि 4 दिन के अंदर अंदर हम लोग दे देंगे, और अभी मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया है कि भाई ये वी हैव टू कंसिडर दिस वेरी वेरी केयरफुली।
क्योंकि it has to be legally very sound, ऐसा करके कहा गया है. Do we have Mr. Matole with us, or are we still trying to get in touch with him? Sir, I mean, this is going to be a big challenge. जो महाराष्ट्र जहाँ महाराष्ट्र है, you know, जी. how are they going to do it? Dev Fadnavis, Ajit Pawar, elections approaching, one nation, one election. What's going to happen in Maharashtra? Because after Uttar Pradesh, BJP is eyeing Maharashtra. So बार बार यहाँ पर मीटिंग लेके एक टारगेट सेट कर दिया, जैसे आपने कहा 45 seats out of 48. They want 45 seats out of 48. And now I think the focus of the BJP is totally in winning the Lok Sabha elections. So we don't know how it's going to happen. The equations will turn out in Maharashtra. We were always talking ki will Sharad Pawar 17%, Uddhav Thackeray 16%. Earlier, undivided votes. Yes. Which way? And 16% of Congress. Congress remains intact. Congress remains intact. It is Sharad Congress Pawar is the only party which is not broken, in Yes. spite of great efforts from a lot of people. If you remember, बहुत बड़ी बातचीत चल रही थी कि अशोक चौहान साहब शायद इधर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ, ये कहा जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल वहीं के वहीं हैं. मतलब No, we are trying to understand what has Mr. Ajit Pawar gained by coming over the side. apart from the fact that the cases against him have gone into a slowdown, or they've gone into hibernation, perhaps. I think that must have been the main consideration, because the cases against him are very, very serious. So that must have been the deal, that as long as you are here, you know, the cases will remain, but the investigation will be slow. So he gets a lease of life, so to speak, or postponement of execution. That's what it means. So is the case with Mr. Chhagan Bhujbal, so is the case with Mr. Sunil Tatkare. But I don't know about Mr. Dilip Valse Patil. Why is Mr. Dilip Valse Patil there? Why is he there? I mean, very strange, very, very strange as far as I'm concerned, because I don't really know what's up with the NCP. And I think Mr. Matole is now completely and totally out of reach. We are trying to get Mr. Mahmood Deshmukh of the Aam Aadmi Party. Let's see if he is available. But in the meantime, as far as the Maratha reservation is concerned, that's a very, very complicated issue. And I hope, I really and truly hope that, nothing goes wrong, Pradeep ji, because अगर मराठा रिजर्वेशन का जो आंदोलन है, आज भी जो आंदोलन हुआ बहुत शांतिपूर्वक हुआ. देखिए प्रदीप जी, मराठा समुदाय ने ये प्रूव करके दिखा दिया, साबित करके दिखा दिया कि वो बहुत डिसिप्लिन है और कभी भी हिंसात्मक आंदोलन नहीं करते. माफ कीजिएगा, मैं बार बार अपने कान पे हाथ लगा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट माय ईयरपीस टू फॉल ऑफ, इट हैज बीन फॉलिंग ऑफ. तो मेरा ये कहना है कि जहां तक मराठा आरक्षण का प्रश्न है, मराठा आरक्षणकारियों मतलब मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों पर जालना में लाठीचार्ज करवा के आज की सरकार ने शायद अपने पैर में गोली मार ली. मुझे ऐसा लग रहा है प्रदीप जी. सर, मराठा आंदोलन एक इशू है ही, एंड द इशू नाउ इफ समथिंग वी होप दैट जलना आंदोलन और द गवर्नमेंट सक्सेसफुली कन्विंसेस मिस्टर पाटिल, so these things get under control. But does Mr. Patil have control over his supporters? I'm not sure. यही प्रॉब्लम है सर. कोई आंदोलन जब छिड़ जाता है, I mean, सब आंदोलन अपने आप हो जाता है, it takes a life of its own. Yes, it requires a life of its own. That's Yeah. right. और कभी-कभी उस लीडर का भी मानते नहीं है कि जिस लीडर ने इस चीज को आगे बढ़ाया. So we hope that things. In fact, today Mr. Bhide, Sambhaji Bhide ji भी गए थे to meet Mr. Patil, but Mr. Patil is absolutely. He is adamant. He says all or nothing. All or nothing. Yeah, and he is right, by the way. He is absolutely right, because he was promised. आप देखिए ना, देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि मेरी सरकार ने आरक्षण दिया, और उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है वो अच्छी तरीके से आरक्षण का केस अच्छी तरीके से उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई. तो भाई आप भी तो एक साल के लिए यहाँ पर हैं, आप कर लीजिए, एक और रिवीजन पिटीशन फाइल कर लीजिए, आप कर लीजिए, किसने रोका है? सीधी बात है ना प्रदीप जी. There's going to be a divide among the entire social fabric. Right, there is. So it's going to be very difficult to control from here. Now आपने कहा कि yes, and they all agree that they are very much backward and poor people in the Maratha community. Yes, there are. And they really need help of reservations so that they can uplift them. And I think we shall have to continue our